एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज का सेकंड वीडियो जो है आज के साथ आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले इसका फर्स्ट वीडियो आ गया था जहां पर हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ये थे द सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी एक इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की नीड होती है। तो जैसे उस समय ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था तो दो चीज़ों की मेन नीड थी। एक तो नीड थी सोर्स ऑफ पावर का, जिस पावर के सोर्स से हम लोग क्या कर सकें, बड़ी बड़ी मशीनों को कंटिन्यूअसली जो है क्या कर सकें, रन कर सकें। जिसके लिए पहले जो है ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर बाद में जो है वहाँ पर स्टीम इंजन का जो है, जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन का जो है आविष्कार किया, उसके बाद से मशीनों को रन कराने के लिए जो है स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा और वो कंटिन्यूअसली चलता था। तो पावर वाली प्रॉब्लम जो है क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी। दूसरा जो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में सबसे की रोल प्ले करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्योंकि आप जो है फैक्ट्री जो है एकदम शहर के बीचों बीच तो नहीं लगा सकते। कोई भी फैक्ट्री है, अगर आपकी चाहे कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे शू बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी खाने पीने के सामान बनाने की फैक्ट्री हो, जनरली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या होती है, पॉपुलेटेड एरिया से दूर होती हैं, जहाँ पर घनी आबादी होती है वहाँ से जो है क्या होती हैं, दूर होती हैं। तो ऐसे में हमें एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग रॉ मटेरियल को पहुंचा सकें और फिनिश प्रोडक्ट को वहां से मार्केट में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट अगर क्या बोलते हैं दूर दूर तक उसकी डिमांड आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वीक होने के कारण आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका बिजनेस कैसे सेटअप होगा। तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री में, पावर और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो पावर तो जेम्स वाट ने सॉल्व कर दिया था। अब देखिए ब्रिटेन में जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही थी तो वहां पर उसको कैसे उन्होंने जो है सॉल्व किया। सेकेंड फैक्टर इज अवर ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड रिक्वायर्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका जो ट्रेड का जो एक्सपेंशन है उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें आप बहुत सारा सामान एक टाइम पे क्या कर सको, एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचा सको। इनिशियली अ नेटवर्क ऑफ कैनल वॉल बिल्ड टू कैरी गुड्स चीपली बाय बोट एंड शिप। पहले क्या किया जाता था कि कैनल्स बनाए जाते थे, कैनल्स मतलब नहर, और उस नहर में जो है क्या किया जाता था, शिप्स के थ्रू जो है क्या किया जाता था, या बोट्स के थ्रू क्या किया जाता था, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाया जाता था। द नेक्स्ट डेवलपमेंट वॉज लेइंग रेलवे ट्रैक्स ऑन विच कैरीज कुड कैरी गुड्स। इसके बाद जब हर जगह तो आप नहर नहीं बना सकते ना, हर जगह कैनल बना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो हर जगह आ रही है। तो इसीलिए जो है अब कैनल को रिप्लेस करना चालू कर दिया किसने, रेलवे ट्रैक ने। अब वहाँ पर सामान को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाना, फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को लेके जाना, ये सब के लिए अब वहाँ पर रेलवे ट्रैक का जो है काम जो है होने लगा। इनिशियली द रेल्स वेर मेड अप ऑफ वुड एंड द कैरिज वेर पुल्ड बाई हॉर्सेज। और स्टार्टिंग में जो रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, और उसको खींचने का काम कौन करता था, उस टाइम पे जो हॉर्स होते थे, जो घोड़े होते थे, उसको खींचने का काम जो है करते थे। तो स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता था। Two developments helped the railway network to spread rapidly. The first was use of the steam locomotive instead of horse. George Stephenson built the first steam locomotive in 1814. Second was the use of iron rails to replace wooden rails. अब देखो, अब पहले घोड़े से, लकड़ी से जो है ट्रैक बनाया जाता था और घोड़े के हेल्प से उसको जो है क्या किया जाता था, खींचा जाता था। लेकिन इसमें भी आप बहुत ज़्यादा देर तक तो यूज़ नहीं कर सकते ना हॉर्स को। अब हॉर्स भी एक तरीके से आप लिविंग बींग है, तो ऐसा तो नहीं कि आप उसको नॉन स्टॉप बिना थके जो है आप उससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का जो है उन्होंने दो सॉल्यूशन ढूंढा इसके लिए। पहला सॉल्यूशन क्या था कि अब जो है यहाँ पर जो है स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा। जहाँ पर पहले घोड़े का यूज़ होता था खींचने के लिए रेलवे ट्रैक्स को, अब वहाँ पर जो जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन बनाया था, उस स्टीम इंजन के हेल्प से जो है जो रेलवे ट्रैक्स के जो बोगियाँ होती थी, जो कैरेज होते थे, उसको जो है खींचा जाता था। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये किया, मतलब दूसरा सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि जो ट्रैक्स बनाए जाते थे इस तरीके से रेलवे के, अभी हमने पढ़ा कि वो जो ट्रैक इस तरीके से वो लकड़ी का बना होता था, अब उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, आयरन से। क्योंकि देखो
जो वुडन है उसका बिहेवियर जो है सर्दी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा, बरसात में अलग बिहेव करेगा। तो वुडन का जो ट्रैक है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग था। तो इसीलिए अब उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? आयरन से, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि आयरन कैसे वहाँ से निकाला जाता था। उसके बाद जो है हमने ये भी पढ़ा कि स्टीम इंजन कैसे बना है। तो जो पहले के कंसेप्ट थे, जो पहले आविष्कार हो चुके थे, अब उन आविष्कारों का यूज़ जो है कहाँ किया गया? सामानों के ट्रांसपोर्टेशन में जो है यूज़ किया गया। जैसे आयरन को कैसे अच्छे क्वालिटी से मेल्ट करके निकालना है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद स्टीम इंजन कैसे जेम्स वाट ने बना, ये भी हमने पढ़ा था। तो जो जो आविष्कार होते जा रहे थे वो सारे आविष्कारों को जब यहाँ पर रेलवे इंडस्ट्रीज में जो है यूज़ किया जा रहा था, 1814 में जो है लोकोमोटिव स्टीम इंजन का जो है आविष्कार जो है हो गया था। रेल ट्रांसपोर्ट नाउ बिकम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अब रेलवे जो नेटवर्क था वो साल भर यूज़ कर सकते थे, क्योंकि लोहे का ट्रैक जो है सर्दी गर्मी बरसात में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते एज कम्पेयर टू वुडन। इट वॉज ऑल्सो चीप एंड फास्ट एंड द कुड कैरी बोथ गुड्स एंड द पैसेंजर्स। एक और फायदा ये था कि ये जो रेलवे ट्रैक बनाए गए थे ना, या ये जो स्टीम इंजन का जो यूज़ करके ट्रेन को खींचा जा रहा था, अब उससे दो फायदे हुए। एक तो आपको बहुत सस्ते में सामान एक जगह से बहुत ज़्यादा पहुँच, एक जगह से दूसरे जगह जो है चीपली और बहुत ज़्यादा सामान पहुँच गया। दूसरा, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते थे? सामानों को भी ले जाया जा सकते थे, और जो है क्या क्या सकते थे? ह्यूमन बींग्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या किया जा सकता था? ले जाया जा सकता था, पैसेंजर्स को। तो इससे और क्या समस्या हुई? तो जो दूर गांव में काम करने वाले जो लेबर्स थे, अब उनको शहर में लाने ले जाने का फैसिलिटी भी क्या हो गया? डेवलप हो गया। दिस हेल्प यूजर इन द सेकेंड फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और ये जब आयरन का यूज होने लगा और स्टीम इंजन का यूज होने लगा, तो इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या कहा गया? सेकेंड फेज जो है कहा गया। क्योंकि पहले फेज में मतलब हाथों से काम होता था, फिर हाथों के बाद जो है किस में होने लगा? मशीन से होने लगा। अब उस मशीन को रन कौन करता था? या तो ह्यूमन बींग्स करते थे या तो एनिमल्स करते थे। ये पहला स्टेज था। जब सेकेंड स्टेज में स्टीम इंजन बना, रेलवे ट्रैक्स जो है अब आयरन के बनने लगे, अब सामान जो है बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे, तो इस फेज को कहा गया सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The number of factories multiplied with the use of steam engine by the beginning of the 19th century. The factories become the part of England's landscape. Huge factories and the power of the new technology were truly awe-inspiring. But in the spite of the spread of the factories, the machine, the total production of goods by artisan was still much larger than the factory production until the middle of 19th century. Factory production slowly began playing a decisive role in the economic system. In the artisan production continued to decline. अब देखो, फैक्ट्रीज जो है और रेलवे स्टीम इंजन रेलवे ट्रैक के कारण से अब वहाँ पर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है क्या होने लगे? बहुत तेजी से जो है क्या होने लगे? बढ़ने लगे। क्योंकि सामान को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब हम लोग स्टीम इंजन का यूज़ करते थे, जो कि बहुत फास्ट था, सस्ता था, लेबर भी हमें मिल जा रहे थे, पावर सोर्स भी हमें मिल गया था। तो ये सब चीज़ों के कारण से ब्रिटेन में जो है क्या होने लगा? बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर फैक्ट्रीज जो है स्टैब्लिश जो है होने लगी। अब जिसके कारण से फैक्ट्रीज जब स्टैब्लिश होने लगी, तो इसके कारण से क्या होगा? जो हाथों से काम करने वाले जो कारीगर थे, अब उनका काम जो है क्या होने लगा? धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। अब वो क्या होने लगे? आर्टिशन से अब वो मजदूर बन गए। क्योंकि अब तुम्हारे हाथ से बनाया गया कोई सामान बिकेगा ही नहीं, तो जीवन यापन करने के लिए तुमको फैक्ट्री में जाकर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है जो पार्टीशन थे, जो आर्टिशन थे, वो सबका काम धंधा जो है क्या हो गया? बंद हो गया ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब सारा सामान जो है मशीनों से जो है क्या होने लगा? बनने लगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जो मेन फैक्टर है आज के डेट में भी। अगर हम लोग देखें तो अगर आपको कोई एक फैक्ट्री अगर सेटअप करनी है तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो सोर्स ऑफ पावर, लैंड वगैरह तो ऑब्वियसली ज़रूरत है, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, ये तो है ही मस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन दो चीज़ जो और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक सोर्स ऑफ एनर्जी, कि आप जो मशीन है उसको किसके हेल्प से रन करेंगे। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको किससे रन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से रन करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है स्टीम इंजन का यूज़ जो है नहीं करेंगे। और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कि आप जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज ऐसा होना चाहिए कि आपके फैक्ट्री तक जो है क्या हो सके? ट्रेन वगैरह, कार वगैरह इजीली जा सके, और वहाँ से दूर दूर तक जो है सामानों को क्या किया जा सके? ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ये दो चीज़ें जो है क्या है? पहले भी मस्ट थी, अभी भी जो है क्या है? मस्ट है। अब चलिए, बार बार हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण से पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में ही स्टार्ट हुआ?
कई कई दूसरे जगह पर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन तो बहुत ठंडा देश है, वहाँ पर रॉ मटेरियल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। जैसे आपका वीट, वहाँ के लोग, यूरोप के लोग मोस्टली क्या खाते थे? ब्रेड खाते थे। तो ब्रेड बनाने के लिए तो हमें वीट, मैदे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन तो होता नहीं था। तो प्रोडक्शन तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में होता था। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण से वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं होते हुए भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है क्या हो गई? सेटअप हो गई। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Britain was the first country to industrialize. What were the conditions in the country that made modern industrial production possible and why during this period? अब पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में ही हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिटेन के पास ऐसी क्या चीज़ें थी जिसके कारण से जो है यहीं पर पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ? दिस क्वेश्चन हैज़ बीन वाइडली डिबेटेड. Historians believe that such far-reaching exchange cannot happen if the social, economic and political conditions are not favorable. तो हिस्टोरियन आपस में डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसी भी कंट्री में हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वहाँ का सोशल कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन और वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन। सोशल कंडीशन मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, कितने लोग हैं, कितने आसानी से मिल सकते हैं लेबर के फॉर्मेट में। दूसरा इकोनॉमी मतलब वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए पैसे की नीड होती है, तो इस पैसे को देने वाले लोग कौन हैं? तो उस समय जो है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्या करते थे? ट्रेड्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किए हुए थे, मर्चेंट्स थे। तीसरा है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन मतलब आप किसी भी जगह पर अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो वहाँ पर पॉलिटिकल आपको नीड होगी कि नहीं होगी? वहाँ के पॉलिटिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। Let us examine this mix of enabling conditions that made it possible for Britain to industrialize in 18th century. अब इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस थी। चलिए पहला देखते हैं द पॉलिटिकल सिचुएशन, कि पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए क्या है? हेल्पफुल है। ये पॉइंट आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पास्ट में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उन्हीं के लिए हेल्पफुल है। ये प्रेजेंट डेट में भी, ठीक है, किसी भी जगह पर अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ये फैक्टर आज भी ज़रूरत है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रिटेन वॉज पॉलिटिकली स्टेबल ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी विथ वन किंग रूलिंग ओवर इंग्लैंड, वेल्स एंड द स्कॉटलैंड इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट. दिस मीन देयर वॉज अ सिंगल लॉ, सिंगल करेंसी एंड सिंगल मार्केट सिस्टम फॉर इंटायर कंट्री। देखो, जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं ना, तो ब्रिटेन में जो है कौन कौन से देश आती हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं? तो जब हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जगहों पर जो है 17th 18th सेंचुरी में जो है क्या था? एक ही राजा का रूलर था, जिसके कारण से क्या होता था? तीनों जगह का जो है क्या है? लॉ एक जैसा था, तीनों जगह एक ही टाइप की करेंसी यूज होती थी, तीनों जगह का मार्केट सिस्टम क्या था? एक जैसा ही था। ठीक है, द यूनिफिकेशन ऑफ सिस्टम बेनिफिटेड ट्रेड। अब ये जो सिस्टम है ना, जिसके कारण से क्या हुआ? मर्चेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि एक ही करेंसी में ट्रेड करना है, एक ही रूल है, एक ही टैक्स का सिस्टम है, एक ही मार्केट पॉलिसी है। द गवर्नमेंट रिमूव्ड और रिड्यूस मेनी ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ द ट्रेड इन इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ग्रोथ के लिए जो भी जो है क्या हो रहे थे? ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उसको क्या किया गवर्नमेंट ने? वहाँ के जो राजा थे वो धीरे धीरे उसको क्या करने लगे? कम करने लगे, दूर करने लगे। But it did not invest in industry. What it did, levy addition duties on the goods from the other countries. This made important goods costlier than the British goods. अब देखो, एक तो इनको राजा की तरफ से मदद मिल गया, क्योंकि एक कंट्री में एक ही रूलर था, एक ही रूल्स था, इसके कारण से मर्चेंट्स लोगों को फायदा हुआ। दूसरा, राजा ने वहाँ के एक और अच्छा काम ये किया कि कोई भी सामान अगर बाहर से आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और ब्रिटेन में जो बना हुआ सामान है उसको आप खरीदोगे तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे अगर आपको एक पेन की ज़रूरत है, तो अगर आप बाहर से जो पेन बनकर आया है उसको खरीदोगे तो वो आपको 100 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। पर 60 रुपये का पेन था, 40 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब वही सामान जो है ब्रिटेन में बना हुआ, जो कि कितने का है? 60 रुपये का है, सेम क्वालिटी का है, सेम एक जैसा चलने वाला है, तो आप 100 रुपये वाला पेन को खरीदोगे कि आप 60 रुपये वाले को खरीदोगे? तो ऑब्वियस सी बात है हम 60 रुपये वाले को खरीदेंगे, क्योंकि काम तो वही करना है, तो ज़्यादा पैसा क्यों दें? तो इसके कारण से भी वहाँ के मार्केट को जो है बहुत ज़्यादा
बेनिफिट हुआ लोकल प्रोडक्ट से, क्योंकि बाहर से आने वाले सामान ब्रिटेन के मार्केट में ज़्यादा टिक नहीं पाते थे, ज़्यादा बिकते नहीं थे, तो ब्रिटेन में जो बने हुए सामान थे वही क्या होते थे, वहाँ पर चलते थे। So British industrial and the agricultural goods were protected against the competition and the people preferred buying them because they were cheaper। इसी कारण से जो है वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, बाहर के सामानों को जो है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, टैक्स ज़्यादा थे, इसीलिए वहाँ पर बागने लोकल सामानों को जो है क्या किया गया, वहाँ पर जो है प्रमोशन जो है बहुत ज़्यादा मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज कंडक्ट अप टू 1840s। और इस तरीके का अपने मार्केट को बाहर के सामानों से प्रोटेक्ट करने की इस मेथोलॉजी को या इस नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटेक्शनिस्ट है ये 1840 तक जो है चला था। After 1846, the government began reducing these duties, laying the same duty on the both imported and export goods। अब देखो यहाँ पर 1840 तक क्या हुआ कि बाहर से आने वाले सामानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, लेकिन 1846 के बाद क्या हुआ कि बाहर के सामानों पर जो लगने वाला जो टैक्स था अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। जितना टैक्स ब्रिटेन में बने हुए सामानों पर लगता था उतना ही टैक्स जो है बाहर से जो सामान आते थे ब्रिटेन में उस पर भी लगाया गया। दिस इज नोन एज फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसको क्या कहा गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्योंकि अगर आप एक पेन ब्रिटेन में 10 रुपये में बेच रहे हो क्योंकि वो 10 रुपये का बना है, तो फ्रांस से बना हुआ पेन भी 10 रुपये पर ही आपके यहाँ क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, पहले महंगा क्यों हो जा रहा था, क्योंकि पहले इस पर जो है टैक्स लग जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो है इस पर टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों सामान की कीमत क्या हो गई, एक जैसी हो गई। तो अब आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको खरीदोगे डिज़ाइन के बेसिस पर। पहले तो आप पैसा कम ज़्यादा था इसीलिए उसको नहीं खरीदते थे ना बाहर के सामान को, लेकिन अब तो पैसे का रेट बराबर हो गया है, तो आप किसको देखोगे, जो सस्ता होगा जो अच्छे चलेगा उसको देखोगे ना। और इसको क्या कहा गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है कहा जाता है। Under such a policy, the government does not interfere too much in the economic system and the private capitalists are given greater freedom। इस तरीके की जो पॉलिसी होती है इसमें सरकार जो है मार्केट पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती है कि सब्जी जो है 30 रुपये से ज़्यादा किलो में नहीं बिकना चाहिए, दाल 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंडा 5 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी इंटरफेयर जो है गवर्नमेंट जो है नहीं करता है। वहाँ पर के जो मर्चेंट्स होते हैं या जो मार्केट होता है वो खुद ही अंडे, दाल, टमाटर, आलू की कीमत को क्या करेगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस को कम ज़्यादा जो है करेगा। Britain could introduce such a policy because industrialism had made British goods so cheap that economy no longer feared competition from the other nation। अब जो है 1840 तक अपने मार्केट को जो देश बचा कर रख रहा था, 1840 के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से उसने क्या किया, बाहर से आने वाले सामान और ब्रिटेन पर भी आने वाले सामानों पर जो टैक्स है वो सेम लगा। जिसके पीछे का कारण ये है कि ब्रिटेन को अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि इनसे सस्ता सामान कोई बना ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक पेन खरीदना है और कोई भी पेन खरीदो उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। ठीक है, तो एक पेन जो है ब्रिटेन में बना कितने रुपए का, 50 रुपए का, और एक पेन बना आपका कहाँ का, फ्रांस का 80 रुपए में। अब हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों को अगर ब्रिटेन के मार्केट में बेचना है तो 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स का जो रेट है वो दोनों के लिए सेम हो गया। पहले जो टैक्स का रेट था फॉरेन कंट्रीज के लिए ज़्यादा था और ब्रिटिश कंट्रीज के लिए कम था, लेकिन 1846 के बाद जो है क्या हुआ, दोनों में टैक्स रेट बराबर हो गया। तो अब ये कितने रुपए में बिकेगा, 55 रुपये में बिकेगा, और ये कितने रुपए में बिकेगा, 88 रुपये में बिकेगा। तो ब्रिटेन को अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर हम लोग बाहर से आने वाले सामानों पर भी अगर सेम टैक्स लगाते हैं तो भी हमारे सामान क्या होंगे, उनके कंपेरिजन में क्या रहेंगे, सस्ते रहेंगे, क्योंकि इनके बनने का कॉस्ट ही सस्ता है। तो टैक्स रेट इक्वल होगा तो क्या दिक्कत है भाई, पैसा तो कम लगेगा। तो इसी थिंकिंग के साथ 1846 में ब्रिटेन ने क्या किया, अपने मार्केट को जो है ओपन कर दिया और गवर्नमेंट ने उस पर जो है इंटरफेयर करना जो है क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। डिमांड और सप्लाई ही क्या करेगी, किसी भी सामान के प्राइस को जो है डिसाइड करेगी। इस बात को छोड़ते हुए इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई के कारण से जो है क्या होता है, सामान जो होते हैं किसी भी चीज़ के कम ज़्यादा जो है होते हैं, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई सजेशन हो, कोई आपके रिगार्डिंग डिमांड्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस पर वर्क करने का। थैंक यू।